स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द बिहार के पर्सपेक्टिव से है। बिहार के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हैं वो कंडक्ट हुए, तो लेटर पेज के अंदर रिजल्ट को अनाउंस किया गया। तो एनडीए नाम का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्लियर मैंडेट है वो। तो स्टूडेंट्स क्लियर मैंडेट रिसीव हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो वर्क है कैरी आउट किया जाता है। उसी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के वर्क के थ्रू आपको एनडीए का जो पॉलिटिकल पार्टीज नीतीश कुमार जो कि मोस्ट हैं उनको चीफ मिनिस्टर के रूप से चूज है। प्रेजेंट समय में भी बिहार का जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है कुमार के द्वारा ही सर्व है वो किया जाता है। अब आप देखिए कि जब उनके द्वारा ओथ लिया जाएगा 10 टाइम के लिए वो यहाँ पे का ओथ है वो कैरी आउट। बिहार का जो कैपिटल है पटना उसका गांधी मैदान के अंदर आउट होगा। गांधी मैदान जो कि बिहार के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इंडिपेंडेंस के समय में फ्लैग होस्टिंग करना हो गांधी मैदान के वहाँ पे। आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में जब 1970s में जेपी अपना मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं, जयप्रकाश नारायण का वो मूवमेंट था वो भी गांधी मैदान से ही इमर्ज होता है, वहाँ से ही वो स्टार्ट होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है गांधी मैदान का बिहार का जो पॉलिटिक्स बिहार के जो इवेंट्स हैं उसके रिगार्ड। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट सीएम का जो पोस्ट रिगार्डिंग में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनका आपको जानकारी होना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो सम काइंड ऑफ या सिमिलर प्रोसेस में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट हुआ करता है आपको यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में, उसी काइंड का जो सिमिलर पोस्ट है वो आपको चीफ मिनिस्टर का मिलेगा स्टेट के वहाँ पे। गवर्नर जो हुआ करते हैं वो एज ए हेड ऑफ द स्टेट के रूप से वर्क करते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है उसके रूप से हम उनको कंसिडर हैं वो किया। तो जो गवर्नर हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। रियल एग्जीक्यूशन है वो किसके पास में है, रियल एग्जीक्यूशन आपको सीएम के पास में मिलेगा। सीएम रियल एग्जीक्यूशन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके रूप से ये सर्व करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 164 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 तो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट के रिगार्डिंग में डिफाइन करता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं सेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, कि गवर्नर के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो रहेगा। बट आप देखिए कि गवर्नर का जो वर्क है, गवर्नर का वर्क किस तरीके से हुआ करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एड एंड एडवाइस है उसके रूप से गवर्नर है वो वर्क करते हैं। तो गवर्नर का ये जो वर्किंग प्रोसेस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के रिगार्डिंग में ये कहाँ पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 के अंदर में इस प्रोविजन के बारे में मेंशन है वो किया। चीफ मिनिस्टर अगर यहाँ पे कोई सर्व करेगा तो उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उसके बारे में गवर्नर को यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना होगा। अब ये जो यहाँ पे जो ओब्लिगेशन है कि चीफ मिनिस्टर को अपने डिसीजंस को इन्फॉर्म करना होगा, ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 167 के अंदर। तो ये जो 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर कोई पर्सन है जो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए सर्व करेगा तो क्या उसको यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है वो होना ज़रूरी है। कि आप देखिए कि बिहार के अंदर तो बाइकैमरल सिस्टम है, 2 हाउस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है एमएलसी है क्या उसके रूप से उनका सर्व करना है वो ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन है जो हाउस का मेंबर है वो नहीं है तो आने वाले 6 मंथ के अंदर में हाउस का मेंबरशिप है उसको उसको गेन करना होगा। ये यहाँ पे एक वन काइंड ऑफ रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया गया है कि आपको सीएम के रूप से अपॉइंट है वो कर दिया जाएगा, बट विद इन द 6 मंथ के अंदर में आपको मेंबरशिप है उसको गेन करना हो। तो ये हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और रसिया के जो रिलेशन है उसके बारे में। इंडिया और रसिया के रिलेशंस के बारे में क्या है कि जब रसिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट होता है, रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट होता है, रसिया के ऊपर में सैंक्शन है वो लगा दिए जाते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स रसिया का जो ऑयल जो प्रोड्यूस हुआ करता है, ऑयल का जो एक्सप्लोरेशन वो वहाँ पे कैरी आउट करते हैं, उसको इन्होंने डिस्काउंट रेट के ऊपर में जो प्रोवाइड है वो करना स्टार्ट किया। अब आप देखिए कि डिस्काउंट रेट के ऊपर में जो प्रोवाइड किया गया तो इंडिया का जो यहाँ पे ऑयल है, इंडिया ऑयल के ऊपर में आप देखिए कि इम्पोर्ट है वो किया करता है मेजरली। हमारे यहाँ पे खुद का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। तो
इंपोर्ट के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी और किसी एरिया से हमको डिस्काउंट रेट के ऊपर में ऑयल है वो मिलता है, तो हम उसको ही जो परचेज है वो करेंगे। फिर लेटर फेज में क्या होता है कि हमारा जो ऑयल परचेज का जो टोटल हम जितना ऑयल परचेज किया करते हैं, जिसमें 41% के आसपास ऑयल परचेज हम रसिया से यहाँ पे कैरी आउट करने लगे। क्या हम ही यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्री थे जो ऑयल परचेज वहाँ से करते थे? तो हमारे से ज़्यादा तो आप देखिए कि चाइना है, चाइना के अलावा जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो भी अपना तो गैस का उनका रिक्वायरमेंट है उनके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो गैस का जो जो परचेज है वो रसिया से किया करते। बट बाद में आपको मिलेगा कि जो अगस्त का जब मंथ है तो यूएस के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में जो 25% का एडिशनल टैरिफ है वो लगा दिया जाता है। एडिशनल 25% का टैरिफ इस वजह से लगाया गया कि रसिया के साथ में हम ऑयल परचेज हैं उसको कैरी आउट है वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इंडिया ने कंटिन्यूस अपना जो लॉन्ग लॉन्ग पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रेटजी है उसको कैरी आउट किया है, जिससे कि हम रसिया का जो इम्पोर्ट है रसियन ऑयल के ऊपर में जो हमारा डिपेंडेंसी है उसको हम यहाँ पे रिड्यूस करें। सितंबर 2024 के समय जो हमारा ऑयल परचेज है वो 41% है वो हुआ करता था, टोटल इंपोर्ट का 41% हम रसिया से करते थे। अब सितंबर 2025 के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको रीड करें तो 31% का जो इम्पोर्ट है वो आपको मिलेगा। तो ओवरऑल आप देखिए कि रिडक्शन है वो यहाँ पे हुआ है। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के रूप से ये हमने किया कि कंटिन्यूस एक ही जो कंट्री है उसके ऊपर हम डिपेंड है वो ना रहें। ये हम इस वजह से भी करते हैं कि आप देखिए कि अगर आने वाले समय में रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व होता है तो रसियन जो ऑयल है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर में प्रेजेंस रहेगा, तो डिस्काउंट रेट के ऊपर में जो ऑयल है उसको नहीं प्रोवाइड है वो किया। ऑलरेडी इससे पहले हमारा जो वेस्टर्न एशिया की जो कंट्री हैं उनके ऊपर हमारा डिपेंडेंसी था उसको हमने रिड्यूस किया था, रसिया से फिर परचेज करने लगे। और अब आने वाले समय के लिए हमारा स्ट्रेटजी यही है कि जो अलग डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वहाँ से जो परचेज है उसको स्टार्ट है वो किया। तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल जो डिक्लाइन हुआ है कि 41% से 31% का इंपोर्ट हमने किया, ये बाई वैल्यू और वॉल्यूम के हिसाब से किस तरीके से हुआ। तो 29% बाई वैल्यू के रूप से हमने रिड्यूस किया है हमारा जो परचेज रसिया के साथ में, और 17% बाई वॉल्यूम के रूप से हमारा ये रिडक्शन है वो हुआ। तो इस तरीके से एक लॉन्ग स्ट्रेटजी को बताया गया है, डाटा ये रिवील है वो करता है। नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड पर्सन हैं जिनको कि एलिमिनेट है वो कर दिया गया है आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे कुछ टॉप लीडरशिप था उनका ये एलिमिनेशन है वो हुआ है। 31 मार्च 2026 को एज ए डेडलाइन के रूप से रखा गया है, जब तक हमें नक्सल मूवमेंट है उसको कंप्लीट वे के अंदर में एलिमिनेट है वो करना है। तो जो नक्सल अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ओवर द ईयर्स ओवर द टाइम जो आप देखिए उनमें रिडक्शन है वो आपको मिलेगा। नक्सल अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डिक्लाइन है वो हुआ है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी हैं वहाँ पे, चाहे एजुकेशन के रिगार्डिंग में हो, लोगों को स्किल प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से हो। और आप देखिए कि एक तो इनिशिएटिव आपको पता होगा हमारे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के रिगार्डिंग में है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के थ्रू भी जो कन्वर्जेंस है जो कॉम्पिटेंस है उसको वहाँ पे प्रमोट किया गया उन डिस्ट्रिक्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाने के रिगार्डिंग। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जिन्होंने एक बेटर रोल है वो प्ले किया है कि नक्सल मूवमेंट का जो कार्डर है उसमें रिडक्शन हुआ, लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे कम हुआ है, मेन स्ट्रीम के अंदर में उनका जो एंट्री है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं सदर्न इंडिया का जो नेचुरल फार्मिंग समिट है उसके लिए गए थे, और वहाँ पे इंडिया को एज ए ग्लोबल हब, नेचुरल फार्मिंग का जो ग्लोबल हब के रूप से इंडिया इमर्ज हो सकता है उसके बारे में बताया गया। नेचुरल फार्मिंग के बारे में है। नेचुरल फार्मिंग के बारे में अब आपको क्या पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पे एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। अब ये नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है वो कौन सा स्कीम के अंडर में है? परंपरागत कृषि विकास योजना आपने रीड किया होगा जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से है, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो उसका ही एक सब स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के रूप से ये एग्जिस्ट करता है। नेचुरल फार्मिंग के कुछ कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक जो कंपोनेंट है वो बीजामृत है, बीजामृत है। बीज मीन सीड के रिगार्डिंग में है वो बीजामृत। अभी सीड के रिगार्डिंग में हमारा जो ड्राफ्ट लो आया था
उसको भी जो फार्मर्स का यूनियन है उन्होंने अपोज किया है कि सीड का जो ड्राफ्ट है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आना चाहिए। जो हमारा सीड का जो सोर्निटी है या ग्लोबल जो कॉरपोरेटिव मार्केट्स हैं उनका प्रेजेंस इंक्रीज होगा, सोर्निटी डिक्लाइन होगा अगर ये ड्राफ्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। ये फार्मर यूनियंस के द्वारा उसको अपोज है वो किया गया। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल फार्मिंग के अंदर में एक तो बीजामृत का कॉन्सेप्ट हुआ करता है, एक जीवामृत है, मल्चिंग है, फिर आप देखिए कि वापसा है, प्लांट प्रोटेक्शन है। ऐसे 5 कंपोनेंट्स हैं जो इस नेचुरल फार्मिंग का प्रोसेस में एग्जिस्ट हैं, वो किया करते हैं। अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम यही ही है कि जो केमिकल केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका मिनिमम यूज हो, यहाँ पे जीरो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो और मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट है वो हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अफगानिस्तान के रिगार्डिंग में है, अफगानिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, यहाँ पे तालिबान का जो गवर्नमेंट है, तालिबान के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे और इंडिया के विजिट के दौरान में हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो कैसे यहाँ पे बूस्ट हो सकें, ये यहाँ पे मेन प्रायोरिटी है वो रहेगा। रिसेंटली आप देखिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं उनको कम्प्लीटली यहाँ पे बाईपास है वो कर दिया जाए, अल्टरनेटिव जो कंट्रीज हैं उनके साथ में उनका जो ट्रेड है वो यहाँ पे बूस्ट। लास्ट मंथ के दौरान में वहाँ के जो एफएमए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए थे और आप देखिए उस दौरान में भी हमारे कंट्री ने अफगानिस्तान के साथ में जो फ्राइट कॉरिडोर है, जो एयर फ्राइट कॉरिडोर है, उसको स्ट्रेंथन करने का जो डिसीजन है वो लिया गया। अफगानिस्तान के साथ में जो हमारा एयर एयर फ्राइट कॉरिडोर है उसको स्ट्रेंथन है वो किया जाए। एयर फ्राइट कॉरिडोर को स्ट्रेंथन के साथ में आप देखिए कि रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए कहा गया। जो टेक्निकल मिशन काबुल के अंदर में सिचुएटेड था उसको एम्बेसी के रूप से हमने प्रमोट है वो किया था। तो इस तरीके से रिलेशंस हैं वो बूस्ट हुए थे। अब कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ पे आने वाले हैं, उनके द्वारा इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। अफगानिस्तान के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहाँ पे लगाए गए हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर में, वहाँ पे बताया जाएगा कि इन एरियाज़ में जो कोऑपरेशन है वो बूस्ट हो सकता है बोथ कंट्रीज़ का। अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में है, क्या इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है? स्टिल रिकॉग्निशन है वो नहीं है। बट आप देखिए कि हमारे काफ़ी सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स हैं, तालिबान का जो रूल है अफगानिस्तान के अंदर में वहाँ पे जो हमने, चाहे सैतूत डैम हो, चाहे तलमा डैम हो, चाहे ईरान से डेलाराम का रोड कंस्ट्रक्शन हो, उनका पार्लियामेंट्री बिल्डिंग हो, या आप देखिए कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग में जो प्लांट्स हैं उनको सेटअप करना हो, तो इंडिया ने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप किए हैं अफगानिस्तान के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स के पर्सपेक्टिव से है, 2021 का एक ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है, 2000 ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 का। अब इसको यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया गया है, इसके प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन क्यों किया गया, तो बेसिकली बताया गया है कि जो ट्राइब्यूनल का ये जो एल्टर करके लाया गया जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट को डोमिनेशन है वो ये देता है। यूनियन गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करता है? डोमिनेशन, अपॉइंटमेंट के अंदर में, ट्राइब्यूनल्स का फंक्शनिंग के अंदर में, और जो सैलरीज यहाँ पे देना है, जो चेयरपर्सन्स अपॉइंट किए जाएंगे ट्राइब्यूनल्स के अंदर में। ऑलरेडी इससे पहले भी कोर्ट ने जो ट्राइब्यूनल्स का जो एक्ट है उसको स्ट्रक डाउन है वो किया था और उसी उसी प्रोसेस को दोबारा से नया जो कानून है उसमें लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सभी थिंग्स को ऑब्जर्व किया है कि बार बार सेम प्रोसेस को जो नया वे के थ्रू लाया गया है, कि ओवरऑल जो ट्राइब्यूनल्स का वर्किंग प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट है वो कर सकता है, उसका ट्रांसपेरेंसी है, इंडिपेंडेंस है, उसको हार्म है वो कर सकता है। अब ट्राइब्यूनल्स के बारे में जब भी मेंशन किया जाता है तो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आने वाले समय में आप एक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, एनटीसी, नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, उसको आप सेटअप कीजिए जिससे कि ट्राइब्यूनल प्रोसेस का जो फंक्शनिंग है उसको इंश्योर है वो किया जा सके। नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन सेटअप होगा। ट्राइब्यूनल्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको सेटअप किया गया था। आर्टिकल 323, आर्टिकल 323 ए, आर्टिकल 323 बी। ए क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल है। बी क्या है? अदर पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल्स इसके अंदर में
सेटअप है वो हुआ करते। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में है, जो हमारा एनसीआर का एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट को कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप जो भी प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हो एयर क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, वो आप यहाँ पे कैरी आउट है। नेक्स्ट आप देखिए कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के रिगार्डिंग में या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के रिगार्डिंग में जो बैक डेट के अंदर में यहाँ पे क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को, जिसको कि आप देखिए अलाउ है वो कर दिया गया है। बट ये यहाँ पे आप देखिए कि कुछ एक्सेप्शन के रूप से अलाउ किया जाए, इसको एज ए रूल के रूप से सेटअप है वो ना किया जाए। रूल अगर ये एग्जिस्टेंस में आएगा तो बैक डेट के अंदर में इन्वायरमेंटल जो एनक्रोचमेंट है वो हो सकता है। कुछ एक्सेप्शन जरूर से प्रोवाइड किए जाएं कोर्ट के द्वारा, यहाँ पे रूल के रूप से ये एग्जिस्टेंस में नहीं आना। कल हम इस टॉपिक को रीड कर चुके हैं। फिर आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और यूएसए के बारे में है। सऊदी अरेबिया और यूएसए के बारे में डिस्कस किया गया कि जो रिलेशंस हैं वो एक बैड फेज के अंदर में थे, जब से 2018 के समय में जो एक जर्नलिस्ट हैं जमाल खशोगी उनका डेथ हुआ था। सऊदी यूएस के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि सऊदी लीडरशिप के द्वारा उनका असैसिनेशन के अंदर में रोल है वो प्ले। बाद में आप देखिए कि जोई बाइडेन नाम से जब यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने तो सऊदी की जो लीडरशिप है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए भी कहा था कि उनको इन जो क्राइम उन्होंने कमिट किया है उसके रिगार्डिंग उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के फर्स्ट टाइम बैड फेज के अंदर में दोनों कंट्रीज के रिलेशन थे। अब देखिए कि 1973 के समय में ऑयल क्राइसिस होना, 1973 का ऑयल क्राइसिस, 9/11 का इंसिडेंट होना जब जो यूएस के वहाँ पे अटैक होता है टेररिस्ट अटैक, और अब प्रेजेंट समय में जो 2018 में जमाल खशोगी का जो इंसिडेंट है वो सामने आया। बट स्टिल आपको यूएस और सऊदी के जो रिलेशंस हैं वो एक स्ट्रेंथन सिचुएशन में मिलेंगे। स्ट्रेंथन सिचुएशन में इस तरीके से हैं कि 2020 के समय जब अब्राहम अकॉर्ड एग्जिस्टेंस में आता है, इजराइल के साथ में रिलेशंस हैं वो सऊदी अरेबिया भी सेटअप करेगा क्या, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने जो रिलेशंस है वो बूस्ट किए यहाँ पे इजराइल के साथ में। तो आप देखिए कि डिस्कशन फेज के अंदर में था सऊदी अरेबिया और इजराइल का भी डिस्कशन 2022-23 के समय में, बट लेटर फेज में आपको 7 अक्टूबर के दौरान में 23 के दौरान में हमास का अटैक वो देखने के लिए मिलता है इजराइल के ऊपर में। और उसके बाद में आप देखिए कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या अब्राहम अकॉर्ड हो, इसका डिस्कशन है वो कम्प्लीटली कोल्ड फेज के अंदर में चला गया है। अब डिस्कशन यहाँ पे यही किया गया है कि F-35 नाम का जो फाइटर जेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सऊदी अरेबिया को एज ए डाटा सेंटर के रूप से डेवलप है वो किया जाएगा। डाटा सेंटर है, F-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो प्रोवाइड होंगे, रिलेशंस को एक बूस्ट करने का कोशिश है। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइल्ड केयर के बारे में है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हो सकता है। 2023 के समय में यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे 29 अक्टूबर का जो डे है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ केयर के रूप से, इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट के रूप से सेलिब्रेट करने का या ऑब्जर्व करने का डिसीजन है वो लिया गया। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि लॉन्ग हिस्ट्री रहा है केयर का। आउटसाइड हाउस के आउटसाइड के अंदर में जो केयर सर्विस हैं जो 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के समय में इमर्ज हैं। और केयर का जो ज़रूरत है वो किनको है, मेजरली केयर का जो ज़रूरत है वो है आप देखिए कि चाइल्ड को यहाँ पे ज़रूरत है, सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पे ज़रूरत है, तो कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको भी आप देखिए कि ज़रूरत है केयर और सपोर्ट के रिगार्डिंग में। इंडिया में ये जो इमरजेंट सिचुएशन में है 19 एंड 20 के दौरान में, और 1972 के समय में मीना स्वामीनाथन का लीडरशिप के अंदर में प्री स्कूल केयर के रिगार्डिंग में एक मॉड्यूल है वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। और उसी के थ्रू आप देखिए कि 1975 के समय में आपको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है वो आपको मिलेगा। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का बेनिफिट है वो क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि हमारे कंट्री के अंदर में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो किए गए। 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं प्रेजेंट समय में। फिर आप देखिए कि 2.3 मिलियन के आसपास जो चिल्ड्रन हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। 2.4 मिलियन चिल्ड्रंस को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ इनके भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अंडर पेड का वहाँ पे सिचुएशन है, जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी कम पैसा है वो पे किया जाता है। अंडर वैल्यू है, वैल्यू भी आप देखिए कि इनका काफ़ी कम है सोसाइटल पर्सपेक्टिव से।
और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का इमरजेंस हुआ है, जैसे जैसे अनप्रेसिडेंट जो आपको वेदर इवेंट्स हैं, जो आपको डिजीज का आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिलता है, तो चाइल्ड केयर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन चाइल्ड केयर वर्कर्स के रोल को रिकॉग्नाइज करने का ज़रूरत है। तो ये इन पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनकी प्रैक्टिस को यहाँ पे बताया गया है कि उसी तरीके से हमें भी प्रैक्टिस को कैरी आउट करना। ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेज हैं वो हमारे यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिटेक्शन है, कैसे जो ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको डिटेक्ट किया गया है, इरेडिकेशन का हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसका एक जो इम्पोर्टेंट रोल है उसको यहाँ पे बताया गया। तो रीडिफाइन करने का ज़रूरत है इरेडिकेशन को वर्ल्ड वाइड वे के अंदर में, उनके बारे में ये कंप्लीट डिस्कस है। तो बेसिक बस आपको पता होना चाहिए, इसमें टू मच डिटेल्स के अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन। ग्राउंड वाटर आप देखिए कि काफ़ी बार आपको क्लीन वे में दिखेगा, बट उसके अंदर में काफ़ी सारा जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि पंजाब के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि पंजाब के वहाँ पे जो आर्सेनिक है उसका प्रेजेंस है ग्राउंड वाटर के अंदर में, यूरेनियम का प्रेजेंस है वो बता दिया गया। सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसका रिपोर्ट बताता है कि हमारे मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ग्राउंड वाटर है उसके अंदर में इम्प्योरिटीज है वो मिला करती हैं, तो उनको टैकल करने का ज़रूरत है, उनको यहाँ पे रेगुलेट है वो करने का ज़रूरत है। तो इम्पैक्ट कैसे करता है, हिडन कोस्ट आपको जो वेल्थ का जो ड्रेनेज है वो मिलेगा, क्योंकि हेल्थ का इम्पैक्ट होगा। अगर आप पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करते हो, हेल्थ को ये इम्पैक्ट करेगा। हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा तो आप हेल्थ केयर है उसमें आप पैसा है वो खर्च करोगे। तो हिडन कॉस्ट यहाँ पे हुआ करता है इम्प्योर जो अगर आप वाटर को कंज्यूम करते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि डिजिटल जो सिचुएशन है उसमें कैसे ये जो टेररिज्म है उसको टैकल है वो किया। प्रेजेंट समय में स्टूडेंट जो एनक्रिप्शन एंड एंड टू एंड जो एनक्रिप्शन का जो ये प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हुए हैं, इनके थ्रू आप देखिए कि जो रेडिकलाइजेशन का जो एक्टिविटी है वो आपको मिलेगा। तो हमारा जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली रेगुलेशन है उसको कैरी आउट करें। ह्यूमन सर्विलेंस है उसको भी कैरी आउट किया जाए कि कोई यहाँ पे सस्पेक्ट्स है तो उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड है। तो डिजिटल डोमेन के अंदर में टेररिज्म है उसको कैसे टैकल किया जाए, दिल्ली का जो ब्लास्ट है उसके थ्रू ये यहाँ पे इमर्ज है वो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है कोटा को प्रोवाइड करने के लिए हायर जुडिशियल सर्विस के रिगार्डिंग में एक यहाँ पे जो बेसिकली पेटिशन था। हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि बांग्लादेश के विजिट के लिए जाएंगे कोलंबो कॉन्क्लेव के पहले। बांग्लादेश के जो एनएसए हैं वो इंडिया के लिए आए हैं। कोलंबो कॉन्क्लेव है वो क्या है, कोलंबो कॉन्क्लेव आप देखिए कि एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जिसमें मालदीव है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और इंडिया के एनएसए हैं वो डिस्कशन किया करते। तो अभी वहाँ पे जिस तरीके का सिचुएशन है इंडिया के साथ में, उस दौरान में भी हमारे एनएसए हैं बांग्लादेश के विजिट के लिए जाएंगे। आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वो दिया गया था। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वो क्या है कि किसी की भी ओपिनियन है वो मांगा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी जजमेंट के पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट डिलीवर किया था कि जुडिशियल ऑर्डर दे दिया गया कि आप जो एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में गवर्नर जो हैं, जो प्रेसिडेंट जो हैं, वो यहाँ पे बिल्स के रिगार्डिंग में डिसीजन है वो लेंगे। तो यहाँ पे जो उसके रिगार्डिंग में हियरिंग प्रोसेस हुआ, अब उसका जजमेंट है वो डिलीवर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 120 बहादुर नाम से जो मूवी है, जो कि आप देखिए कि रेजांगला वॉर की रिगार्डिंग में है। 1962 के समय रेजांगला का जो वॉर है वो होता है, जिसमें आप देखिए कि जो मेजर शैतान सिंह भाटी हैं वो इसके लीडर हुआ करते थे, कमांडिंग ऑफिसर थे। और मैक्सिमम जो सोल्जर्स है वो अहिरवाल एक रीजन है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा और आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान है, वहाँ से मैक्सिमम जो सोल्जर्स हैं वो बिलोंग करते हैं। तो उसकी नेमिंग के रिगार्डिंग में कुछ प्रॉब्लम था, यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट था, तो उसको ये मेंशन किया गया है। हमारी कंट्री का वन ऑफ द टफेस्ट बैटल के रूप से इसको कंसीडर किया जाता है कि इतनी हार्श कंडीशंस के अंदर में जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पे फाइट को कैरी आउट करते हैं। फिर आप देखिए कि ये नए जो डिजिटल जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स आए हैं उसके रिगार्डिंग में प्रेस बॉडीज ने अपने कंसर्न्स उनको रेज किया है। और क्लाइमेट टॉक्स के बारे में है, COP30 के अंदर में जो क्लाइमेट टॉक्स हैं वो कैरी आउट हुई।
नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी को इस्टेब्लिशमेंट में लाया जाए ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग में। तो पॉलिसी एग्जिस्टेंस में रहेगा तो बेटर वे के अंदर में रेगुलेशन है वो किया जाएगा। क्रायोजेनिक जो इंजन है उसको यहाँ पे जिसको स्टार्ट किया गया है इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के रिगार्डिंग में। पहली ब्लास्ट के बाद में जो कश्मीर से रिलेटेड पर्सन्स को टारगेट है वो ना किया जाए सस्पेक्ट के रूप से, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट। नेशनल जो ये आप देखिए कि यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उनके द्वारा अपना इंफॉर्मेशन में बताया गया कि एंटीबायोटिक्स का जो ओवर यूज है जो मिस यूज है उसका आप देखिए कि एएमआर का जो चांसेस है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन में है, बट जिस तरीके से रिपोर्ट में जो मेंशन है तो उसके रिगार्डिंग में अपना जो फ्लैगिंग है वो उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस ने ताइवान को कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स वो सेंड किए हैं, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है तो उसको मेंशन किया गया है। फिर आप देखिए कि यूएस का पर्सपेक्टिव से है ये बांग्लादेश के अंदर में नया जो पॉलिटिकल पार्टी है जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट था उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मेंशन है। यूएस ने अपना एक प्रपोजल रखा है कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाए न्यू प्रपोजल के थ्रू। और श्रीलंका के पॉलिटिकल लीडर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक्स हैं वो कैरी आउट किए हैं 2026 के रिगार्डिंग। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी